स्टूडेंट्स, आज हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यानी कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जब हम कार्बोनाइल ग्रुप के नेचर की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है। कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जब CO के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ डायरेक्टेड रहते हैं। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हालांकि ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ पुल करता है। तो इस तरह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इस तरह से एक डाइपोलर स्ट्रक्चर बनाता है जिस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब भी हम कार्बोनाइल कंपाउंड के रिएक्शंस कराएंगे तो इस पर कार्बन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो अटैक करने वाली स्पीशीज़ नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमें देती हैं। ये जो रिएक्शंस हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के, ये एसिड की प्रेजेंस में कैटालाइज होते हैं। तो एसिड की प्रेजेंस में कैटालाइज होने का क्या कारण है? C डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ गए, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हुआ तो ये OH में कन्वर्ट हो गया और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो एक हमें इस तरह का इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें एक कैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है जिस पर आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स में देखने को मिलते हैं। अब यदि हम कार्बन इस स्ट्रक्चर को देखें जिस पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या देखते हैं, इस कार्बन पे रिमेनिंग 2 वैलेंसीज भी प्रेजेंट हैं। तो अगर हमारे पास में यहाँ पर अल्फ़ा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा तो ये CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन की तरफ चले जाते हैं और ये हाइड्रोजन एज हाइड्रोजन आयन निकल जाता है। तो इस तरह से हमें जब हमारे पास में अल्फ़ा पोजीशन पर हाइड्रोजन होता है तो वो हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में निकल जाता है, वो एसिडिक नेचर दर्शाता है। और इस तरह से ये जो कंपाउंड्स हैं ये कई तरह के पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन रिएक्शंस हमें देते हैं। अब हम रिएक्टिविटी के बारे में हमने अब इतना सीख लिया है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देता है। अब यदि हम कार्बोनाइल ग्रुप की क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम कंपेयर करें यदि इस तरह के कंपाउंड को जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं HCHO, एक H को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया एक मिथाइल ग्रुप से और अनदर कंपाउंड में हमने दूसरे हाइड्रोजन को भी सब्सटीट्यूट कर दिया CH3 ग्रुप से। तो हमें ये पता है कि CH3 ग्रुप जो है वो प्लस I इफ़ेक्ट वाला होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ से ये पुश करता है दूसरे एटम की तरफ। तो हम क्या देखते हैं कि एसिड इनका जब हम रिएक्टिविटी स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो उससे हमारा मतलब क्या होता है कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, यानी ये जो C+ चार्ज है अगर ये बहुत ज़्यादा है तो कंपाउंड ज़्यादा एक्टिव होगा। अगर ये किसी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, जैसा कि इस केस में हम देखते हैं एसीटोन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स हैं जो कि कार्बन की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, तो ये जो C+ है इसकी फॉर्मेशन कम हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और यही कारण है कि एसीटोन लीस्ट रिएक्टिव होता है। कीटोन्स में एक CH3 ग्रुप ज़रूर उपस्थित रहेगा, तो इस वजह से एल्डिहाइड्स आर स्ट्रॉन्गर इन रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू कीटोन्स। और कीटोन में भी यदि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कार्बन पे प्रेजेंट हैं तो वो कंपाउंड और भी कम क्रियाशीलता शो करेगा। इसका ऑपोजिट असर हमें देखने को मिलता है यदि हम CH3 की जगह CCl3 ले लेते हैं। हमें पता है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन के से अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा,
इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा ये ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, यानी नतीजा क्या होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए ये कंपाउंड ज़्यादा एक्टिव होगा। तो एसिटाल्डिहाइड और ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड को यदि हम कंपेयर करते हैं तो ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है। तो ये इसी तरह से हम और भी रिएक्शंस को स्टडी कर सकते हैं। जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप की बढ़ता जाता है, कायदे से उसकी रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स जब सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं तो इनकमिंग ग्रुप जो कि न्यूक्लियोफाइल है उसको स्टेरिक हिंड्रेंस मिलती है और उसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस तरह से हम कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। अब यदि हम और कंपाउंड्स देखें जहाँ पे CO ग्रुप प्रेजेंट है, एक कंपाउंड है जहाँ पर OH प्रेजेंट है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा CONH2 यानी अमाइड है, तीसरा COOR है यानी जहाँ पर एस्टर है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, OR ग्रुप में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और OH में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें रेजोनेंस कर देते हैं और ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे डीलोकलाइज कर देते हैं, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइड्स और एस्टर्स में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस नहीं देखे जाते हैं। So students, this is all about reactivity of carbonyl groups and I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके स्ट्रक्चर्स को आप जब लिखेंगे तो ये सिचुएशन आपको और क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से रिएक्शंस होते हैं। We stop here today and we will continue further in our next class. Thank you dear students.